माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, समझेंगे भी। पहले हम देखेंगे आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ये फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम फोर्स के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी है, आप सभी आ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, आई हैव ऑब्जर्व that whenever I push or pull a toy, it start moving. Do we always need to apply force to make anything move? वो कह रहे हैं कि दीदी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी खिलौने को अपनी तरफ ढकेलता हूँ या खींचता हूँ, मतलब अपनी तरफ पुश और पुल करता हूँ, तो वो चीज़ मूव करने लगती है, उसमें मोशन होता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है? वो ये जानना चाहता है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी टॉय पड़ा हुआ है, जब आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो अपनी तरफ खींचने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, या अपने से दूर ढकेलते हैं, गेंद को भी अपने से दूर ढकेलते हैं तभी वो आगे जाती है। तो वो जो अपने से दूर ढकेलते हैं, आप उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हमेशा होता है, क्या सारे ऑब्जेक्ट के लिए होता है? तो देखो वो कैसे रिप्लाई करती हैं जिज्ञासा। Yes, Gyan, in fact, we always need to apply force to make anything to move, to stop or change its direction or change the shape of an object. वो कह रही है ज्ञान, जो आप बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। हमें हमेशा फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को। देखो क्या क्या चीज़ के लिए चाहिए होता है? एनीथिंग टू मूव, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए, ठीक है। स्टॉप टू चेंज, किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए। जैसे आपको पता है कि हमने ये पढ़ा कि जब आप गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हो, आपकी गाड़ी रन करती है, और जब गाड़ी को रोकना होता है तो भी तो आप ब्रेक लगाते हो, तो फोर्स लगाते हो ना। तो वो कह रहे हैं कि स्टॉप करने के लिए भी फोर्स चाहिए, मूव करने के लिए भी फोर्स चाहिए, चेंज इट्स डायरेक्शन। आपने देखा होगा अगर बाइक ड्राइव की हो या फिर आपने कार ड्राइव की हो, तो आपको ब्रेक मतलब मोड़ लेने के लिए, टर्न लेने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप बदलने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, जो आपने सब ने देखा होगा शेप चेंज करने के लिए। अगर गर्ल्स हैं तो उनने रबड़ बैंड देखा होगा, जो बालों में रबड़ बैंड लगाते हैं। अगर रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप बदल जाता है, छोड़ते हो तो वापस वो छोटा हो जाता है। इसके अलावा अगर भाई लड़के बोले कि मैम हमने तो रबड़ बैंड यूज़ ही नहीं किया, तो चलिए आपके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जो रोटी बनाते हैं वो आटे की लोई होती है, फिर जब उस पर आप प्रेशर लगाते हो तो वो थिन चपाटी बनती है, ठीक है। चपाती एकदम प्लेट फ्लैट बनती है। कैसे बनती है? जब आप उसे बेलन से उस पर क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो। तो ये आपने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे आप फोर्स लगाते हो तो उसका साइज चेंज होता है। इसके बाद वो कह रही हैं ये कह रही हैं कि लाइक टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड, वही जो हमने एग्जांपल दिया वही वो बात कर रही हैं कि शेप ऑफ रबर बैंड टू नीड द डॉ, मतलब कि क्या कह रही हैं, रबर बैंड जो होता है उसका शेप चेंज होता है, ये आप लोगों ने देखा है। और रबर बैंड नहीं तो जो खेलने वाला टॉय आता था जिसको स्ट्रेच करो तो वो आगे तक जाता है, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा नॉट टू डफ, इसका मतलब होता है, नीड टू डफ का मतलब होता है आटा गूंथना। आटे गूंथने में भी फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से उसका शेप चेंज होता है। पुश अ ट्रॉली, ट्रॉली को पुश करने के लिए, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ पे आप ट्रॉली पुश करते हो सामान की, तभी वो आगे मूव करती है। स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, आपकी कार या बस कब रुकती है? जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाई फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप फोर्स अप्लाई करो तो वो चीज़ मूव करे। ऐसा किस कंडीशन में होता है, अब वो देख लीजिए कि जब आप फोर्स अप्लाई करें तब भी ऑब्जेक्ट मूव ना करे। But many times even applying force, object does not move. At for example, if two person push a heavy table object opposite side, अगर भैया क्या है, आप इस तरीके से कह रहे हैं कि अपोजिट साइड में दो पर्सन हैं, ठीक है, दो पर्सन हैवी टेबल या किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो मूव करेगा? जैसे फिगर 1 में दिखाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है,
एक अंकल जी यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, एक अंकल जी यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो कहीं पे मूव करेगा? दोनों ही उसे ढकेल रहे हैं, वो यहीं पे रहेगा। इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि हम फोर्स भी लगा रहे हैं, मूव भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका फोर्स क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट हो जा रहा है, और दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। ये भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों में और देखोगे कि आपने फोर्स अप्लाई किया पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे कि आप दीवार लो, घर की कोई दीवार लो, उस पर आप भैया फोर्स लगाओ, 2 लोग लगाओ, 3 लोग लगाओ, 4 लोग लगाओ, क्या वो दीवार मूव हो जाएगी? चली जाएगी पड़ोसी के घर में? नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे भी आपका फोर्स काम नहीं करेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगा रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसके बाद फिर कह रहे हैं टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन अ टग ऑफ वॉर गेम। जो आपका गेम होता है रस्सी खींचने वाला, ठीक है, यहाँ पे एक टीम 1 है, यहाँ पे टीम 2 है, दोनों रस्सी खींच रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पर्सन है, यहाँ पे भी 3 पर्सन है। इस केस में भी दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से बराबर का फोर्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से कहीं मोशन नहीं होगा, ये लोग एक पकड़ के खींचते ही रहेंगे। ठीक है, जब एक तरफ का फोर्स जैसे ही ज़्यादा होगा उस तरफ मोशन हो जाता है, ये आपने गेम में देखा होगा। इसके अलावा when 2 person push the heavy table with equal from opposite direction, their force get balanced, the net force of the rope is 0। ये कह रहे हैं कि भाई जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, जैसे ये अंकल दोनों अपोजिट में लगा रहे हैं, ये भी 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ये भी 100 न्यूटन। न्यूटन इज द मेजरिंग यूनिट किसी भी फोर्स को, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स के लॉ हैं वो हमारे न्यूटन साइंटिस्ट ने दिए थे। आप न्यूटन के लॉ भी पढ़ेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सब बच्चों को रटा होता है, तो न्यूटन के लॉ हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन इसकी यूनिट होती है फोर्स को, जैसे सब्जी को नापने के लिए आप केजी करते हो, हाइट को नापने के लिए सेंटीमीटर मीटर करते हो, वैसे ही हमारे फोर्स को नापने की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसे हम एन लिखते हैं। तो इधर से भी 100 न्यूटन, ठीक है, इधर से भी 100 न्यूटन, इधर से भी 100 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। रस्सी के केस में भी यही है कि नेट फोर्स इज द 0, दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। Therefore the table does not move। ठीक है, when two force equal in magnitude are applied on the object through push or pull from opposite direction, the resultant force of an object is 0। वो कह रहे हैं कि अगर भैया 2 फोर्स लगेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो नेट फोर्स इज द 0, तो हमें रिजल्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट मूव हमारा नहीं होगा। सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, फोर्स लग रहा होता है पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, और हर चीज पे कुछ ना कुछ फोर्स हर वक्त लग रहा होता है, बस कंडीशन ये है कि मूव कब करेगा और मूव कब नहीं करेगा। ठीक है, जब फोर्स ज़्यादा होता है तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है। यहाँ फर्स्ट केस देखिए, 100 न्यूटन का फोर्स ये अंकल लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का ये लगा रहे हैं ब्लॉक पर, और दोनों अपोजिट साइड लगा रहे हैं, इसलिए ये जो आपका कह लीजिए अलमीरा है या ब्लॉक है, ये मूव नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा। यहाँ पे भी ये दोनों 200 या 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सेम, ठीक है, कैंसल आउट हो जा रहा है दोनों का। इस केस में देखो, यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे 100 न्यूटन का। अब क्या हुआ, जिसका फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में हमारा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, या फिर इस साइड कोई भी नहीं होता तो क्या होता, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाता। अब इनका फोर्स ज़्यादा हो गया तो देखिए एरो बना रखा है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। इसके बाद फिर इस वाली केस में दिखाया है कि जब रेस होती है तो देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा फोर्स इनका बढ़ गया, इस डायरेक्शन में 400 न्यूटन का हो गया और इनकी डायरेक्शन में कितना है 300, तो ये वाली टीम जो होगी वो विनर हो जाएगी और इधर को सारे चले जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे, यानी मोशन होगा। तो ये आप ये कंडीशन समझाने की कोशिश की है कि अगर फोर्स इक्वल होता है तो मोशन नहीं होता है, जब फोर्स अनबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब क्या होगा, आपका मोशन होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, The rope or table move only when the applied force of both person is getting unbalanced by applying force either in the same direction or when one of them applies more force than other। तो ये कह रही है या तो अगर फोर्स जो है एक ही पर्सन लगाए, ठीक है, दोनों साइड से ना लगे, या फिर आइदर एक तरफ का जो फोर्स हो वो ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ का कम होना चाहिए। सच फोर्स इज नॉन एज
अनबैलेंस फोर्स। अगर दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैलेंस कहते हैं। और अगर एक तरफ का फोर्स 10 है, एक तरफ का 20 न्यूटन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसकी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना है। आगे जब आप लॉ ऑफ न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ इसको ध्यान से आप समझ लो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है और कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक टेबल रखी हुई है, यहाँ टेबल है और टेबल के ऊपर ये टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये दो एरो दिखाए हैं, एक ऊपर की तरफ जाते हुए और ये टेबल के नीचे जाते हुए। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल और नीचे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पूरे अर्थ पे कोई भी चीज़ हो उसका कुछ वेट होता है, आपका भी कुछ वेट होगा। तो जो भी हम फोर्स लगाएं या ना लगाएं, अगर हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है वो फोर्स लगा रहा है चेयर पे, ठीक है। अगर आपकी किताबें टेबल पे रखी हुई हैं तो आपकी किताबों का जो वेट है वो फोर्स लगा रही है टेबल पे, लेकिन आप बोलते हैं कि हमारी किताबें तो गिरती ही नहीं है नीचे, वो तो टेबल पे रखी रहती हैं। तो वही चीज़ होती है कि जितना ये वेट, जितना ये ऑब्जेक्ट, चाहे आप पर्सन हो चाहे किताब हो, जितना ये वेट नीचे की तरफ लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट में फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस चीज़ पर। मतलब आपकी टेबल, आपकी जो किताब है वो टेबल पे रखी हुई है, तो टेबल पे जितना वेट लग रहा है उसके वेट का उतना ही टेबल भी लगा रहा है। टेबल रिएक्शन, अपोजिट में रिएक्शन करता है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेबल अप्लाई करता है किस पे, आपकी बुक पे, जिसकी वजह से आपकी किताब गिरती नहीं है, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं गिरते नहीं है, क्योंकि आप जितना, आपका वेट जितना है उतना ही जो चेयर है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। इसलिए सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, जहाँ पे बैलेंस बिगड़ा वहाँ पे चीज़ें गिर जाएंगी या मोशन में आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हम और क्लियर पढ़ेंगे जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड वी डिस्कस द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स अ न्यूटन्स लॉ। वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। A force never act alone, force always exists in pair। अब ये कह रहे हैं कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी हमेशा टू टाइप ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं, कभी भी एक तरीके का फोर्स नहीं होता है। दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेनेवर वन फोर्स इज ग्रेटर देन देयर इज अ मोशन। ये कह रहे हैं कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं लगता, हमेशा दो होता है और दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। आप कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो एक अपोजिट फोर्स आपको इसकी उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा, और जब जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, जो भी आप फोर्स किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो बेटा, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, अपने आप लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ये जितनी भी चीज़ें मूव कर पाती हैं वो ड्यू टू फ्रिक्शन कर पाती हैं। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आप घर्षण, ठीक है, जब आप चलते हो रोड पे, तो आप ऐसे आप चल रहे हो, ठीक है, रोड पे, तो आप जो चल रहे हो तो आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और जो रोड है वो आपके पैरों पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से आपका मोशन जो है वो हो पा रहा है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप स्लिप होके गिर जाओगे। आपकी जो चप्पल होती है, स्लीपर होती है, उसमें इस तरीके से नीचे डिज़ाइन बनाया जाता है, क्यों, जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा हो। अगर ये चप्पल जब स्लिपरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो आपकी चप्पल कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, उसके जो पूरे डॉट डॉट बनाए गए थे वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जब आप फ्लोर पे चलते हो तो फिसल जाते हो, क्यों, आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और जो अपोजिट फोर्स है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप फ्लोर पे फिसल के गिर जाते हो। आपकी कार भी क्यों मूव करती है, कभी कार का डिज़ाइन देखा है, कार के जो टायर्स होते हैं, टायर्स का डिज़ाइन देखा है, उन टायर्स पे ऐसे ऐसे क्यों बनाया जाता है, क्या वो शौक में बनाया जाता है, जी नहीं, वो रोड पे चल सके इसलिए बनाया जाता है, जिससे वो फ्रिक्शन कर सके इसलिए बनाया जाता है, और ये कोई शौक में नहीं बनाया जाता। तो गाड़ी जितनी रोड पे चल पा रही है फ्रिक्शन की वजह से, आप लोग चल पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, कोई भी चीज़ जो मूव कर पाती है वो फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, मैकेनिकल फोर्स, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स। द मूव
टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट फ्रिक्शन फोर्स। जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अनबैलेंस हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। टू एक्सीलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सीलरेशन यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन कराने के लिए आपको हमेशा कैसा फोर्स चाहिए, अनबैलेंस चाहिए, क्योंकि अनबैलेंस होगा तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर इक्वल हमेशा रहेगा तो कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर पाएगा। एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ अपोजिट ब्रिंग इन द मोशन। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगता है तो हमारा मोशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था दिस चैप्टर का। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। फोर्स से किस तरह का इफेक्ट होता है, गिव एग्जांपल। नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्वेश्चन 3 में बोला है इट इज रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक बॉडी मूव। क्या ये सच में ज़रूरी है कि फोर्स अप्लाई करें तभी बॉडी मूव करेगी, सोच के बताइए, थिंक एंड राइट योर व्यू। इसके बाद क्वेश्चन 4 में बोला है a half roll drawn on a floor another carpet at the same time। बोल रहे हैं कि आपको एक बॉल लेनी है, एक आपको फ्लोर पे ढकेलनी है, ठीक है, ये आपका फ्लोर है, फर्श है, इस पे एक बॉल को आपने फेंक दिया और दूसरी बॉल है इसको एक कारपेट पे फेंका ऑन द सेम टाइम। कौन सी बॉल पहले रुकेगी। कारपेट जो घर पे बिछे होते हैं उस पर आपको एक को फेंकना है, एक को फर्श पे पूरे फ्लोर पे फेंकना है और रीज़न बताना है कौन सी बॉल पहले रुकेगी और क्यों रुकेगी। 5th क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज 2 पर्सन ए बी रिप्रेजेंट रिफर टू फोर्स। यहाँ पे 2 एरो दिखाए गए हैं, एरो ए दिखाया गया है, एरो बी। एरो ए इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, एरो बी इस डायरेक्शन में दिखाया गया है और ये 2 बच्चे इस ब्लॉक को ढकेल रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे जो 2 एरो शो हो रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं आपको बताना है। सो आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। कौन सा इफेक्ट फोर्स से प्रोड्यूस होता है, तो अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप और साइज, टू स्टार्ट, टू स्टॉप मूविंग, टू एक्सेलरेट और डीएसेलरेट। मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए भी और या फिर एक्सेलरेट करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट हैं। जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो या तो कोई चीज़ रुकेगी या स्टार्ट होगी या उसका शेप चेंज होगा या उसका साइज चेंज होगा, इसमें से कुछ ना कुछ होगा। एग्जाम्पल, applying force on a stationary tennis ball will make it continue its motion in the direction of applied force। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे स्टेशनरी का मतलब आप लोग जानते हो रुकी हुई, जो आपकी टेनिस की बॉल है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, जिन्हें टेनिस पसंद है, ठीक है, अपना बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आपने टेनिस खेला है और आपको टेनिस पसंद है। जिनको भी जिसको हॉकी पसंद है वो हॉकी बता सकते हैं, जिसको फुटबॉल पसंद है, कोई भी आउटडोर गेम का नाम बताना है आपको जो आप खेलते हैं और जो आपका फेवरेट है। ओके, आउटडोर, इंडोर नहीं, लूडो मत लिख देना। तो यहाँ पे टेनिस है, तो टेनिस की जो बॉल है वो स्टेशनरी है। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो टेनिस की बॉल पे तभी तो वो मूव करती है और जिस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये इसका एग्जांपल है। अप्लाइंग फोर्स ऑन अ स्टेशनरी टेनिस बॉल विल मेक इट कंटिन्यूअस इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने पहले ही आपको बता दिया, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स इंप्लीमेंट होता है। जैसे आपकी कार इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई आपको बोल दे कि आपकी कार ईस्ट में जा रही है, बताइए फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स वेस्ट में लगेगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप स्कूल चल के जा रहे हैं नॉर्थ में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, साउथ में, ठीक है, अपोजिट लगता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ ऑब्जेक्ट टू मूव। क्या सच में ज़रूरी है फोर्स अप्लाई करना किसी चीज़ को मूव कराने के लिए, तो आप बोलेंगे यस इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव बिकॉज विदाउट अप्लाइंग फोर्स नथिंग इज पॉसिबल टू मूव। बिना फोर्स को अप्लाई किए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मूव के बारे में पूछा है तो उसी को आपको बताना है। क्वेश्चन 4 में बोला है
अ बॉल रोल्ड डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कारपेट। एक बॉल को आपको फ्लोर पे फेंकना है, एक को कारपेट पे फेंकना है सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे। विथ विच बॉल कम्स रेस्ट फर्स्ट, कौन सी बॉल पहले रुकेगी, रीजन बताना है। द बॉल ऑन कारपेट कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, जो आपने कारपेट पे फेंकी होगी, ठीक है, कारपेट पे आप देखते हो कैसा होता है, खुरदुरा खुरदुरा रफ होता है, वो पहले रुकेगी कारपेट पे बॉल। एंड बॉल इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कारपेट एंड द बॉल इज मोर ड्यू टू द रफ सरफेस ऑफ कारपेट एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर ऑफ द बॉल, फ्लोर एंड बॉल। मतलब जो कारपेट वाली बॉल है वो पहले रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे बॉल और कारपेट के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अपोज करेगा। सो द बॉल ऑन कारपेट कम टू रेस्ट फर्स्ट, इसलिए वो पहले रेस्ट में आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड एंड फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरो ए एंड बी रिप्रेजेंट रेफरेंस टू फोर्स। यहाँ पे दो एरो दिखाए हैं, ये एरो है, ठीक है, एंड ये एरो है ए एंड बी, और ये दो बच्चे हैं, सोचो ये ज्ञान और जिज्ञासा हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक ब्लॉक पे, जैसे आप लोग भी अप्लाई करते हो एक डेस्क स्कूल में, डेस्क को आगे पीछे करने के लिए। एरो ए रिप्रेजेंट्स द अप्लाइड फोर्स ऑन अ ब्लॉक, ठीक है, ए क्या है, ए दिखा रहा है अप्लाइड फोर्स, अप्लाई कौन कर रहा है, ये दो चाइल्ड कर रहे हैं, तो एरो ए रिप्रेजेंट्स द अप्लाइड फोर्स ऑन अ ब्लॉक, ठीक है, ऑन अ ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। एंड एरो बी रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये बी क्या दिखा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो बी दिखा रहा है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व कर ली है। आई होप फोर्स का जो चैप्टर है आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, इसके अलावा न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में समझ में आएगी। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट आउटडोर गेम क्या है, उसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है। सो पढ़ते रहें, स्माइल करें, बाय बाय, टेक केयर।